चलिए फिर आज आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड का नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि भैया हमारे सिलेबस में है क्या क्या। तो मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमको समझना है यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन को हम देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में हम बात करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम बात करेंगे, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। फिर हम पावर्स में बात करेंगे, पावर्स में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसमें भैया, द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन और टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर्स। उसके बाद हम चलेंगे आप सभी के साथ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर अपॉइंटमेंट को देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हम उनके टेन्योर में हम बात करेंगे। फिर हम फंक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। फिर हम आप सभी के साथ बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 का नाम है भैया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 कौन सा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहाँ पर हम कौन कौन से अपने कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे हिज इलेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स इन इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक बार ध्यान से इस चीज़ को देख लो कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। दूसरा है हिज इलेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स इन इंडिया। फिर है द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे इसी में ही हम देखो, यहाँ पे हमारे पास ना 3 टॉपिक है। एक टॉपिक नंबर 1 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा टॉपिक नंबर 2 आएगा, द वाइस प्रेसिडेंट। फिर टॉपिक नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन नोट्स को हम देख लेते हैं। तो रिवीजन नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन। याद कर लो, और अपने नोट्स में चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या बात करी गई है। बोला है कि भाई ये है हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट इंजॉयज ओनली नॉमिनल पावर। आपके पास जो प्रेसिडेंट है भैया वो कौन है, हेड ऑफ द स्टेट, और उनके पास कौन सी पावर है, ओनली नॉमिनल पावर। सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ही और शी इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अगर ये आपके पास कौन है, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट किस में काम करने वाले हैं, एडवाइस में काम करने वाले। किसकी एडवाइस में, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भैया क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन किस लिए चाहिए कि अगर किसी पर्सन को एलिजिबल होना है, काई के लिए, इलेक्शन के लिए। किसके इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर आपको भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। दूसरा, मस्ट नॉट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आपकी एज 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करें। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद
फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा हुआ है शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, याद रखना, शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और एडिशनली क्या क्या दिया हुआ है, अ पर्सन कैंडिडेचर शुड बी प्रपोज्ड बाय 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसेंटेड बाय अनदर 50 एज सेकेंडर, ठीक है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द इलेक्शन हैज बीन रेज टू ₹15,000 की आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी बाय एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मिनिस्टर्स है, जो गवर्नर है, एमपी और एमएलएस आर एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। इनको हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं रखा है। किस किस को, प्रेसिडेंट को, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो क्या वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल। मिनिस्टर्स, जी हाँ। गवर्नर्स, एमपी और एमएलए, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, एलिजिबल हैं भैया। किस चीज़ के लिए, कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कोई हमसे पूछ ले भैया कंपोजिशन क्या है इलेक्टोरल कॉलेज का, तो हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, याद रखना। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप बोलोगे भैया इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन से हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना, फोकस रखना इलेक्टेड मेंबर्स पर, नॉमिनेटेड नहीं कहा गया, ऑल मेंबर्स नहीं कहा गया, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स कहा गया। कहाँ से, फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कौन से मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। एमएलए किस किस के, सारे स्टेट्स के, और प्लस एनसीआर और प्लस पुदुचेरी, ठीक है, इनके एमएलए। Hence, the nominated members of both houses of parliament and the state legislative assemblies, the members of both elected and nominated of the state legislative assemblies, legislative council and the nominated members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate. याद रखना क्या बोला, डू नॉट पार्टिसिपेट। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया कौन, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ के, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे भैया, नो, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात का याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये क्रेडिट किसको जा रहा है भैया, इनको जा रहा है। क्या नाम है इनका, ये देख लेना, ओसवाल ICSE क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ठीक है। हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10, सारा क्रेडिट भैया इन्हीं का ही है। इन्हीं की ही बुक की मदद से हम आपके साथ डिस्कशन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है, और तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन एंड रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या भैया प्रोसीजर क्या है, किस चीज़ का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, और रीज़न किस चीज़ का, रीज़न कि भैया इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों चुना गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि भैया हम प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेते, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया गया, बल्कि कैसा चूज़ है, मतलब कैसे चूज़ करा गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हमने प्रेसिडेंट को चुना है। तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, and the Vidhan Sabha including that of the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry in accordance with system of proportional representation by means of the single transferable vote। अगर कोई आपसे मेथड पूछ ले तो याद रख लेना भैया कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो याद रखोगे ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और जो वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट से।
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो वोटिंग कैसे होती है भैया, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, ऑल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो भैया वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। हियर इज हाउ द वेटेज ऑफ द वोटर्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कैलकुलेट। किस तरीके से करेंगे, द वैल्यू ऑफ एन एमएलए का, अगर एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला देख लो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट टू विच द एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स बिलोंग। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये पढ़ लो इसको ध्यान से। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट टू विच द एमएलए मेंबर्स बिलोंग, ठीक है, एज पर कहाँ के सेंसस, 1971 का सेंसस। किसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, 1971 के सेंसस के बेसिस पर, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और अगर भैया एमपी की वोट वैल्यू निकालनी हो, अगर ये तो एमएलए की थी, अगर एमपी की वोट वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज वोट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट। क्या बोला, वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, एमएलएज की वोट वैल्यू, जो आपने यहाँ से आपने कैलकुलेट करी होगी, ठीक है, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल द स्टेट, इसमें दिल्ली भी आ जाएगा प्लस पुदुचेरी भी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, में बार बार जोड़ डाल रहा हूं इलेक्टेड मेंबर्स में, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपको एमएलए की वोट वैल्यू भी समझ में आ गई, एमपी की वोट वैल्यू भी समझ में आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पूछा जा सकता है कि भैया जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, आंसर है नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो एलिजिबल नहीं है टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगला देखते हैं, अगला हमको यहाँ पे बात करनी है रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या है भैया कारण, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कारण है क्या, एज इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूछ लिया जाएगा आपसे कि भैया भारत में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो आप बोलोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या और भी कोई होती है, बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी होती है, लेकिन भारत में कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द प्रेसिडेंट हियर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। ध्यान से समझना कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे हेड है, हमने कहा भैया वो नॉमिनल हेड है। कैसे हेड होते हैं, नॉमिनल। आपने क्लास में बहुत चर्चा इसके बारे में करी होगी पक्का। नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड दस ही शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। एडिशनली इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से, पहला देखते हैं, इट वुड बी एन anomaly if the president is elected directly by people as he does not enjoy real power। क्या प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है, नहीं, इनके पास रियल पावर नहीं है। ये कैसे हेड है, ये भैया नॉमिनल हेड है, ठीक है। तो हम इनका डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्शन नहीं करवाते हैं। अगर ऐसा करवा दे तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस क्यों, क्योंकि जो यहाँ से समझना, देखो, इट माइट क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ द रियल अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल अथॉरिटी है। और आगे जाके आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस ना हो जाए इसलिए हमने प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे करा है, इनडायरेक्ट, ठीक है जी। अगर कोई पूछ ले रियल पावर किसके पास है, तो हम बोलेंगे भैया प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है। सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है, द इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इलेक्टोरल कॉलेज मेक्स द प्रेसिडेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। अ क्लियर वॉइस वुड बी गिवन टू द स्टेट एज वेल बाय दिस प्रोसेस। हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन होती है किसी एक स्टेट में, तो हम लोग किनको चुनते हैं, एमएलए को, और एमएलए प्रेसिडेंट के उसमें तो वोट करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, अ क्लियर वॉइस वुड बी गिवन टू द स्टेट एज वेल बाय दिस प्रोसेस। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है,
Indirect election protects the president to become a nominee of the ruling party at the center. Indirect election of the president also ensures that it is an election conducted with dignity as it should be. Indirect election also saves time, money and energy. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट है ओथ ऑफ ऑफिस. इसमें क्या है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया प्रेसिडेंट को ओथ, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए ओथ कौन दिलवाता है, तो हम बोलेंगे सीजीआई. सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है. ठीक है, अगर वो अपसेंट है, कौन, अगर सीजीआई अपसेंट है तब कौन दिलाएंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब ओथ में क्या क्या है, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. याद कर लेना इसको, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. और तीसरा, डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ये ओथ है इनकी. ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रहेंगी. अगर कोई पूछ ले कि भैया प्रेसिडेंट को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो हम बोलेंगे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है. अगर वो अपसेंट है तो कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओथ में क्या क्या है, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दूसरा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. तीसरा, डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. आगे ऑफिस के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में हम बात करते हैं. द प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. टर्म याद रखना, कितने साल का टर्म है भैया, 5 साल का टर्म है. कितने साल का टर्म है, 5 साल का टर्म है. ठीक है, ऑफिस कितना, प्रेसिडेंट कितने टाइम तक रहेंगे, तो भैया 5 साल तक रहेंगे. फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स ऑफिस, ही शी में रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. अपने टर्म के कंप्लीशन से पहले वो रिजाइन दे सकते हैं, बिल्कुल. इन दैट केस ही शी बी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा. ठीक है, ओथ किसके द्वारा दिलवाई जा रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा. भूलना मत इसको. ठीक है, टर्म कितना है, 5 साल है. ठीक है, क्या वो 5 साल से पहले रिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. रेजिग्नेशन किसको देंगे, रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को. और जब सीट वैकेंट हो जाएगी, जब अगर प्रेसिडेंट ने मान लो रिजाइन कर दिया तो सीट तो वैकेंट हो गई, तो द वैकेंट सीट ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, हमें 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे और उसको फिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, उन 6 महीने जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे. फिर है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास में चर्चा भी करी थी कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है हम सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भैया, प्रेसिडेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो लिखा हुआ द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पूछ ले कि भैया इम्पीचमेंट कब हो सकता है, तो हम बोलेंगे अगर भैया वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी इम्पीचमेंट हो सकता है. किसका भैया, प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट इम्पीच्ड कब हो सकते हैं, अपने ऑफिस से रिमूव कब हो सकते हैं, अगर उनके द्वारा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट. ठीक है, और इम्पीचमेंट कब हो सकता है, जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तभी इम्पीचमेंट हो सकता है. अच्छा, इम्पीचमेंट का देखो आगे क्या लिखा हुआ है, चार्जेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब लोकसभा में भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं और राज्यसभा में भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ईदर लिखा हुआ. ठीक है, उसके बाद 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस. ध्यान से समझना कि चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड कहाँ पर हो सकते हैं, किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. ठीक है, किसी भी हाउस में हो सकते हैं. फिर हम 14 days का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को राइटिंग में, और उसमें साइन कितने लोग करेंगे, कम से कम 1/4 लोग साइन करेंगे, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. समझ में आ गया, कितने लोग साइन करेंगे, कम से कम 1/4 मेंबर ने भैया साइन करना चाहिए उसमें, कम से कम एटलीस्ट. और हम राइटिंग में देंगे. और उसके बाद मैंने बताया जो इंट्रोड्यूस, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, जो उन पे चार्जेस लगे हुए हैं. और कारण क्या हो सकता है, इम्पीचमेंट का, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही है. दूसरा, आफ्टर द लैप्स ऑफ द 14 days अ रिजोल्यूशन इज मूव्ड करा जाएगा, रिजोल्यूशन मूव्ड करा जाएगा विच इज टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, क्या लिखा हुआ, कितनी मेजोरिटी चाहिए. मैंने क्लास में बताया भी था सबसे टफेस्ट मेजोरिटी होती है. ठीक है, मेजोरिटी कितनी चाहिए,
नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ द हाउस। फिर उसके बाद थर्ड में क्या लिखा हुआ है, द रिजोल्यूशन देन मूव्स टू द अदर हाउस। अगर सपोज करते हैं कि रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ राज्यसभा से, तो राज्यसभा के पास वो कहाँ जाएगा, बाद में वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। स्टार्ट हुआ लोकसभा से, तो बाद में कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। अदर हाउस समझ गए। द रिजोल्यूशन देन मूव्स टू द अदर हाउस विच शुड बी इन्वेस्टिगेट द चार्ज। दूसरा हाउस क्या करेगा, चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस द इम्पीच्ड प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपेयर। जो भी प्रेसिडेंट इम्पीच्ड होने वाले हैं उनके पास राइट है किस चीज़ का, वहाँ पर रहने का, एंड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन सच इन्वेस्टिगेशन। इफ़ द रिजोल्यूशन इज पास बाय द सेकेंड हाउस, अगर दूसरे हाउस से भी पास्ड हो गया, मेजोरिटी सेम वही है, नॉट लेस देन, ये मेजोरिटी याद रख लेना अगर कोई पूछ ले आपसे, बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। दूसरा कौन सा था, इन्वेस्टिगेटिंग, और पहले में भी मेजोरिटी सेम ही थी, ठीक है। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है। तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, द प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच्ड एंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस। प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, इम्पीच्ड, और उन्हें ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे पावर्स कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट इंजॉय नंबर ऑफ पावर्स, कौन कौन सी पावर्स हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो भैया पावर तो है ही उनके पास, लेकिन संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ गया है, क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भैया जो भी काम करेंगे किस में करेंगे, एडवाइस में, किसकी एडवाइस में, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने क्लास में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है ये चीज़ कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं भैया वो काम करते हैं किस में भैया, एडवाइस में, किसकी एडवाइस में, तो मैंने बता रखा पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, पावर्स इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एज फॉलो। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर है इस, ये एग्जीक्यूटिव, फिर हम लेजिस्लेटिव पावर्स में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स में, फिर हम देखेंगे जुडिशियल पावर्स को, फिर हम देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स को, ठीक है, एक एक करके हम इनमें बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इमरजेंसी पावर्स को, ठीक है। इसको हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैंने फिर से बता देता हूँ कि क्रेडिट कौन सी बुक को जाएगा, तो ओसवाल ICSE क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10th, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास से आपके साथ स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स से। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।